ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 66। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे अपनी पावर रिकवर करने में लग गया। 2 घंटे बाद टर्बुलेंस एक बार फिर से भड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अनगिनत डेथ गॉड उसके शरीर को चीरने के लिए आ रहे हों। युनचे ने एक क्रोधित दहाड़ के साथ अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी और ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को उनकी लिमिट तक इस्तेमाल किया। अब आगे। इस बार युनचे 14.5 घंटे तक उस खतरनाक स्पेशल तूफान में टिका रहा। युनचे जो पूरी तरह से तूफान का सामना करने में लगा हुआ था, उसने इस छोटे से बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैस्मिन जो उसे हर पल देख रही थी, उसने इसका बिल्कुल सही हिसाब लगाया। यह सिर्फ 30 मिनट की बढ़ोतरी थी, लेकिन यह साफ दिखा रही थी कि पिछले तूफान से टेम्पर होने के बाद युनचे के जिस्म और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में छोटे छोटे लेकिन हैरान करने वाले बदलाव आ रहे थे। जैसे ही युनचे फिर से अपनी हदों तक पहुंचा, स्पेशल तूफान एक बार फिर शांत हो गया। मौत के मुंह से वापस आकर युनचे फर्श पर गिर गया और जोर जोर से हाँफने लगा। फिर उसने अपनी कंसंट्रेशन का 40% हिस्सा शांत स्पेशल तूफान का सामना करने में और बाकी 60% अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को रिकवर करने और घावों को भरने में लगाया। जैसे ही वो काफी हद तक रिकवर हुआ, स्पेशल टर्बुलेंस एक बार फिर से विकराल रूप ले लेता। तीसरी कोशिश में युनचे 15 घंटे तक टिका रहा। चौथी बार में वो लगभग 16 घंटे तक टिका। इस छोटी सी जगह में कभी न खत्म होने वाले इस नरक के बीच वक्त धीरे धीरे बीतता गया। युनचे की हर सांस किसी भी लड़ाई से ज्यादा जानलेवा थी। उसका जिस्म हर बार रीजेनरेट होने पर और मजबूत होता जा रहा था और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ हैरत अंगेज तेजी से बढ़ रही थी। 8 महीने बाद युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ स्काई प्रोफाउंड रेल्म के इनिशियल स्टेज से सीधे 5वें लेवल तक पहुंच चुकी थी। ऐसी तेजी से बढ़ने के बावजूद उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बेहद स्थिर और कंडेंस्ड थी, क्योंकि वो लगातार उसे उसकी लिमिट तक इस्तेमाल कर रहा था। जैस्मिन खुद से बड़बड़ाती है। इस बार वो 5 दिन तक टिका रहा। उसने युनचे के हर बदलाव को साफ साफ देखा था। इस वक्त युनचे एक बार फिर अपनी विल पावर के क्रिटिकल पॉइंट पर था। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और रीजनरेटिव एबिलिटी कमजोर पड़ने लगी। एक चटखने की आवाज के साथ उसकी हड्डियां टूटने लगीं और उसके मेरिडियंस फटने लगे। जैस्मिन सोचती है, लगता है अब काफी हो गया। जैसे ही वो स्पेशल तूफान को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, युनचे अचानक गुस्से और दर्द से चीख उठता है। उसकी थकी हुई प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और स्पिरिट फिर से बढ़ने लगी। जैस्मिन की हरकत रुक जाती है जब वो देखती है कि युनचे के जिस्म से एक धुंधली प्रोफाउंड लाइट चमकने लगी है। वो बड़बड़ाती है, क्या वो फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है? यह अजीब है। दहशत फैला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ युनचे के जिस्म से गूंजी, जिससे आसपास का स्पेस कांप उठा। उसके पीछे एक नीले ड्रैगन का शैडो उभरा, जो तेजी से फैलकर 5 सांस तक बना रहा और फिर गायब हो गया। उसी समय जैस्मिन ने युनचे के जिस्म से प्राइमोर्डियल एज्योर ड्रैगन की एक ऐसी प्रेजेंस महसूस की जो मौत के जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। युनचे के जिस्म से हड्डियों के हिलने की आवाज आई, लेकिन इस बार यह टूटने की नहीं बल्कि रिजेनरेट होने की आवाज थी। उसकी थकी हुई स्पिरिट अभी भी कोलैप्स होने के कगार पर थी, लेकिन इसी हालत में उसने जिद्द से स्पेशल तूफान को झेला। जैस्मिन हैरान थी। वो बोलती है, उसकी ड्रैगन गॉड्स ब्लड लाइन 1000वें हिस्से की कंसंट्रेशन तक पहुंच गई है। 1 साल से भी कम समय में युनचे के ड्रैगन गॉड्स ब्लड की डेंसनेस लगभग 20 गुना बढ़ चुकी थी। जैस्मिन ने सोचा, लगता है वो थोड़ी देर और सह सकता है। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और युनचे को देखती रही। शुरू में वो युनचे को सिर्फ अपने शरीर को फिर से बनाने के लिए शक्तिशाली बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे युनचे की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी, उसके दिल में अनजाने में यह देखने की इच्छा पैदा हुई कि यह इंसान कहां तक जा सकता है। समय बीतता गया। अनजाने में युनचे को प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में दाखिल हुए पूरे 18 महीने बीत चुके थे। युनचे पूरे 15 दिन तक टिका रहा। जैसे ही वो फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंचा और जैस्मिन तूफान को रोकने वाली थी, पूरा स्पेस जोर से कांपने लगा। चारों दिशाओं से एक विशाल दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद स्पेशल तूफान तेजी से शांत हो गया। स्पेशल रिफ्ट्स, डिस्टॉर्शंस और यहां तक कि एक्सप्लोजन्स की आवाज भी पूरी तरह से गायब हो गई। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। स्पेशल टर्बुलेंस अचानक गायब हो गया। इसका एक ही मतलब हो सकता था, प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क रुक गया था। स्पेशल टर्बुलेंस के पूरी तरह से खत्म हो जाने से युनचे की थकी हुई स्पिरिट को झटका लगा। उसने इस मौके का फायदा उठाया और ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा का इस्तेमाल करके अपने घावों को भरने लगा। जैस्मिन ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एक पूरा दिन बीत गया।
जब युनचे के घाव लगभग 70% तक भर गए और उसकी स्पिरिट काफी हद तक रिकवर हो गई, जैस्मिन ने उसे जगाने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, युनचे के शरीर में अचानक एक बदलाव होने लगा। उसके सिर के ऊपर घूमने वाला धुंधला गोल्डन पगोडा तेजी से घूमने लगा। पगोडा का रंग गहरा होता गया, धुंधले गोल्डन से चमकदार गोल्डन रंग में बदल गया। फिर गोल्डन रोशनी नीचे उतरी और युनचे के पूरे शरीर पर फैल गई, जैसे उसने गोल्डन कपड़ों की एक लेयर पहन ली हो। जैस्मिन की आंखों में गहरी हैरानी चमक उठी। वो सोचती है, क्या यह हो सकता है? युनचे एक अजीब स्टेट में एंटर कर चुका था। अचानक उसे न कोई दर्द महसूस हो रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे आसपास की हर चीज गायब हो गई हो और वो हल्के से हवा में फ्लोट कर रहा हो। नेचर की एंडलेस और शांत फोर्सेस उसकी तरफ आ रही थीं, उसके घावों को ठीक कर रही थीं, उसकी प्रोफाउंड एनर्जी को रिस्टोर कर रही थीं और उसकी बॉडी को रिफाइन कर रही थीं। ये एनर्जी फोर्सेस पहले से बहुत ज्यादा प्योर और एक हायर स्टेज की लग रही थी। उसका कॉन्शियसनेस उसे बता रहा था कि उसके ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा ने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। यह ब्रेक थ्रू पिछले कुछ ब्रेक थ्रू से बिल्कुल अलग था। यह एक बड़े रेल्म का ब्रेक थ्रू था। जैस्मिन ने उसे बताया था कि ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के हर 3 लेवल्स एक बड़ा स्टेज माना जाता है। 4th लेवल में एंटर करना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन 18 महीनों तक ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को उसकी लिमिट तक इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार उसने 4th लेवल का बॉटलनेक तोड़ दिया था। उसकी बॉडी इस हायर लेवल के ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा से मिलने वाले बैप्टिज्म से रीबॉर्न हो रही थी। उसके घाव नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली स्पीड से भर रहे थे। जैस्मिन देख सकती थी कि उसका खून अब साफ तौर पर एक हल्के गोल्डन कलर के साथ मिक्स हो चुका था। जैस्मिन हैरानी से सोच रही थी, ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा का 4th लेवल, लेजेंडरी बॉडी ऑफ द सेंट्स की तरफ पहला कदम। इसने असल में 5 साल से भी कम टाइम लिया। 4 घंटों में युनचे की बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो गई। उसके सभी घाव ठीक हो चुके थे। उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए उसकी आंखों से गोल्डन रोशनी की झलक दिखाई दी। ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के 4th लेवल में ब्रेक थ्रू ने उसे 50,000 किलोग्राम की हाथ की स्ट्रेंथ दी थी। उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और रिकवरी स्पीड अब ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन से कम नहीं थी। दोनों के साथ मिलकर उसकी बॉडी की ताकत अब एक हाफ स्टेप मोनार्क के बराबर थी और रिकवरी स्पीड के मामले में उसने एक असली मोनार्क को भी पीछे छोड़ दिया था। अब वो पर्गेटोरी को आसानी से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रंबलिंग हेवन गेट को एक्टिवेट करना अभी भी खतरनाक था। युनचे को अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही थी। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के स्काई प्रोफाउंड रेल में ब्रेक थ्रू करने के बाद आखिरकार उसके पास उड़ने की काबिलियत भी आ गई थी। 18 महीनों में उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ 8 लेवल्स क्रॉस कर चुकी थी और अब वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पर था। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट को बुलाया, जो अब उसके एक हाथ में भी किसी पंख की तरह हल्की लग रही थी। उसने ये 18 महीने नरक जैसे एक्सपीरियंस बेकार में नहीं झेले थे। ऐसी ग्रोथ किसी को भी हैरान कर सकती थी, लेकिन युनचे न तो ज्यादा हैरान था न ही ज्यादा खुश, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उसने इन 18 महीनों में क्या झेला है। युनचे ने आसपास देखकर जैस्मिन से पूछा, क्या प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क रुक गया है? जैस्मिन ने जवाब दिया, रुक गया होना चाहिए, पर अब तुम्हें यह सोचना है कि इस जगह से कैसे निकला जाए। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस पत्थर के दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ना। लेकिन इस जगह का हर पत्थर प्राइमोर्डियल ईरा से था। भले ही युनचे की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी, एक ऐसे पत्थर के दरवाजे को तोड़ना जिसे सालों के स्पेशल टर्बुलेंसेस एक खरोंच तक नहीं दे पाए थे, आसान नहीं था। फिर भी यही उसका एकमात्र रास्ता था। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ते हुए कहा, शायद मैं सच में इस पत्थर के दरवाजे को नुकसान पहुंचा सकूं। अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूं तो एक दिन जरूर आएगा जब यह पूरी तरह से टूट जाएगा। जैस्मिन ने शांति से कहा, तो कोशिश करो। युनचे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। बर्निंग हार्ट एक्टिवेट करके उसने दोनों हाथों से ड्रैगन फॉल्ट उठाई और एक फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार अटैक उस पर दे मारा। क्लैंग! एक कान फाड़ देने वाली टक्कर की आवाज गूंजी। एक बड़े रिबाउंड फोर्स ने युनचे को हवा में पीछे फेंक दिया। उसके हाथ सुन्न हो गए और ड्रैगन फॉल्ट उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। इस बड़े रिबाउंड से उसे कोई असली नुकसान नहीं हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उस जगह पर देखा जहां अटैक हुआ था। वहां एक बहुत छोटा सा सफेद निशान बन गया था। इसका साफ मतलब था कि यह पत्थर का दरवाजा अभेद नहीं था। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। युनचे एक्साइटमेंट से कहता है, शायद मैं सच में धीरे धीरे इस दरवाजे को तोड़ सकता हूं। उसने ड्रैगन फॉल्ट को फिर से उठाया और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की रोशनी चमकी। परगेटरी स्टेट एक्टिवेट किया। एक हल्की प्रोफाउंड रोशनी उसकी बॉडी से निकली
और उसका ऑरा तुरंत वायलेंट हो गया। फीनिक्स फ्लेम्स ने जल्दी से ड्रैगनफॉल्ट की पूरी ब्लेड को घेर लिया। इस स्टेट में उसकी बॉडी पर पहले जैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा था। युनचे कॉन्फिडेंटली कहता है, इस बार मैं जरूर एक छोटा सा क्रैक बना लूंगा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ अटैक का इस्तेमाल करते हुए फीनिक्स फ्लेम से भरी ड्रैगनफॉल्ट को अपनी पूरी ताकत से नीचे की तरफ दे मारा। बूम की आवाज गूंज गई। दरवाजे के आसपास का स्पेस पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। वायलेंट एनर्जी फोर्सेस युनचे से टकराई, जिससे उसके मुंह से खून निकल गया और उसकी पीठ एक बार फिर जोर से पीछे की दीवार से टकराई। ड्रैगनफॉल्ट एक बार फिर उसके हाथों से छूट गई थी, लेकिन इस बार वो 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी, जो 2 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। बैंग बैंग की आवाजों के साथ ड्रैगनफॉल्ट 2 टुकड़ों में टूटकर युनचे के दोनों तरफ जमीन पर गिरी। तलवार की नोक, जो एक खतरनाक ड्रैगन के सिर जैसी थी, धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो रही थी और उसकी आंखों की रोशनी एक डल ग्रे रंग में बदल गई। युनचे जमीन पर पड़ा, सामने के सीन को खाली नजरों से देखता रहा। काफी देर बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन टूटी हुई तलवार ने उसके बुलाने पर कोई जवाब नहीं दिया। उसका इमेच्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। युनचे उठा, बिना कुछ कहे तलवार के दोनों टुकड़ों को उठाया और एक कोने में बैठकर उसे गुमसुम देखता रहा। 4 साल से वो उसके साथ थी, उसका सबसे विश्वसनीय साथी, लेकिन आज वो उसके ही हाथों, उसकी अपनी ही ताकत से टूट गई थी। जस्मिन ने शांति से कहा, तुम्हारी ताकत अब उसकी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। इस पत्थर के दरवाजे ने तुम्हारे अटैक की पूरी ताकत को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए उसका टूटना नॉर्मल है। युनचे ने एक लंबी सांस ली। उसने टूटी हुई तलवार को उठाया और धीरे से सहलाते हुए कहा, मेरे पुराने दोस्त, अब तुम्हारे आराम करने का समय आ गया था। जब मैं यहां से निकलूंगा तो तुम्हें रिस्टोर करने का कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। युनचे ने ड्रैगनफॉल्ट को रख दिया और उसका दिल जल्द ही शांत हो गया। उसकी नजर दरवाजे के उस हिस्से पर पड़ी जहां उसने अटैक किया था। वहां अब कोई सफेद निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक छोटा सा क्रैक। लेकिन इससे युनचे को जरा भी खुशी नहीं हुई। यह छोटा सा क्रैक उसे ड्रैगनफॉल्ट की कीमत पर मिला था। बिना उसके अपने खाली हाथों से ऐसा निशान बनाना भी नामुमकिन था। उसने स्काई पॉइजन पर्ल से फ्लेम ड्रैगन हार्ट निकाला और 1 साल से ज्यादा समय में पहली बार कुछ खाया। पेट भरने के बाद उसने पूछा, जैस्मिन, मैं यहां कितने टाइम से हूं? जैस्मिन ने बताया कि वो लोग इस जगह पर 18 महीने से फंसे हुए हैं। युनचे हैरान था। उसने उम्मीद से पूछा कि क्या जैस्मिन की सील अब तक रिलीज हो गई है, ताकि वो उसकी पावर से यहां से निकल सके। जैस्मिन ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया और कहा, जब मेरी ताकत वापस आएगी मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। मेरी ताकत पर निर्भर रहने का ख्याल छोड़ दो। युनचे के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी, लेकिन फिर वो अचानक हंसने लगा। वो उसकी तरफ चला और उसे हल्के से हग कर लिया, जबकि वो हैरानी से देखती रह गई। जैस्मिन गुस्से और कंफ्यूजन से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एहसास कि मेरी जान नहीं गई, उम्मीद नहीं टूटी और ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं खोया, सच में बहुत अच्छा है। जैस्मिन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी मास्टर हूं। युनचे ने मासूमियत से उस वक्त को याद दिलाया जब उसने उसे किस किया था। इस बात से जैस्मिन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने छूटने की कोशिश बंद कर दी और एक ठंडी आवाज में कहा, छोड़ो। युनचे ने उसे छोड़ दिया। जैस्मिन तेजी से पीछे हटी और उसे घूरते हुए धमकी दी कि अगर उसने दोबारा उसे छुआ तो वो ठीक होने के बाद उसका हाथ तोड़ देगी। युनचे ने मजाक में फिर से उसे हग करने का इशारा किया। जैस्मिन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और एक लाल रोशनी की किरण में बदलकर स्काई पॉइजन पर्ल में वापस चली गई। वहां से उसकी आवाज आई, तुम एक लेचर हो। अब तुम इस प्रिंसेस के शरीर की तरफ अपने शैतानी हाथ बढ़ाने की हिम्मत कर रहे हो। HMPH। इसके बाद जैस्मिन शांत हो गई और युनचे को इग्नोर करने लगी। युनचे पत्थर के दरवाजे के सामने बैठ गया। कुछ घंटे सोचने के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके राइट हाथ में फिनिक्स फ्लेम्स जलने लगी और लेफ्ट हाथ में एक छोटा सा ट्री ऑफ फ्रोजन एंड उग गया। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसें स्थिर की। धीरे धीरे फिनिक्स फ्लेम्स की गर्मी और ट्री ऑफ फ्रोजन एंड की ठंडी एनर्जी अलग अलग होने लगी। 2 घंटे बाद वो छोटा सा स्पेस 2 अलग अलग रियल्म्स में बंट गया था। एक लावा जितना गर्म, दूसरा बर्फ जितना ठंडा। फिर युनचे ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक साथ लाना शुरू किया। क्रिम्सन फिनिक्स फ्लेम्स और क्रिस्टल ब्लू फ्रोजन एंड एक दूसरे में मिलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों एनर्जीज पूरी तरह से मिलकर एक अजीब सा फ्लेम्स का क्लस्टर बन गई, जो हवा में हिल रहा था और एक आइसी ब्लू रोशनी दे रहा था।
अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ युनचे ने सिर्फ 2 घंटे में ही इस हेवन डिफाइंग आइस फ्लेम को बना लिया था, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इस छोटे से फ्लेम क्लस्टर को बनाने में उसकी 70% प्रोफाउंड एनर्जी और 50% मेंटल स्ट्रेंथ खर्च हो चुकी थी। युनचे ने अपनी हथेलियों को आगे धकेला और अपने आइस फ्लेम्स के क्लस्टर से पत्थर के दरवाजे पर आइस फ्लेम्स युनचे की हथेली से निकलकर सीधे पत्थर के दरवाजे से जा टकराती है। इस बार ना तो कोई शोर हुआ, ना ही फीनिक्स फ्लेम्स या फ्रोजन एंड एनर्जी जैसा कोई ब्लास्ट। वहां हल्की सी भी आवाज या रोशनी नहीं थी, जो आमतौर पर पावर रिलीज होने पर होती है। आइस फ्लेम्स बस धीरे धीरे बुझीं और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। लेकिन दरवाजे के उस हिस्से पर जहां आइस फ्लेम्स लगी थीं, वहां मुट्ठी के साइज के गड्ढे बन चुके थे। इन गड्ढों को देखकर युनचे का चेहरा खुशी और हैरानी से भर गया। पहले जब उसने पर्गेटोरी एक्टिवेट करके अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक इस्तेमाल किया था, तब वो सिर्फ एक छोटी उंगली के नाखून के बराबर का क्रैक ही बना पाया था। लेकिन इस चमत्कार को देखकर अब वो साफ साफ उस दिन को इमेजिन कर सकता था जब वो इस जगह से बाहर निकलेगा। युनचे ने मुट्ठियां भींचकर सोचा, बहुत अच्छा, इस हिसाब से मुझे बस ये प्रोसेस कुछ 100 बार दोहराना होगा और मैं यहां से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बना लूंगा। युनचे ने एक बार फिर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को फैलाया, फीनिक्स फ्लेम्स को जलाया और फ्रोजन एंड को कंसंट्रेट किया। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों को कंबाइन करता, उसका दिमाग घूम गया और एक गहरी थकान उसके प्रोफाउंड वेन से आती महसूस हुई। अपने दिमाग और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ दोनों का रिएक्शन देखकर वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने फ्लेम्स और एनर्जी को छोड़ दिया और मेडिटेट करने बैठ गया, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ को रिकवर करने पर ध्यान लगाते हुए। कुछ देर बाद जब उसकी प्रोफाउंड एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ पीक कंडीशन पर रिकवर हो गई, उसने एक बार फिर आइस फ्लेम्स को फ्यूज करना शुरू किया। इस बार फ्यूजन में पहले से थोड़ा कम समय लगा। उसने आइस फ्लेम्स को उसी जगह पर पत्थर के दरवाजे से टकराया जहां पहले अटैक किया था। आइस फ्लेम्स के अपना शांत और घातक काम करने के बाद उन गड्ढों की चौड़ाई और गहराई साफ तौर पर बढ़ गई थी। युनचे का अब एक ही लक्ष्य था, इस जगह से भागना जहां वो पिछले 18 महीनों से फंसा हुआ था। इसलिए उसका बाकी का समय सिर्फ 2 कामों में गुजरता था, आइस फ्लेम्स का फ्यूजन और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ की रिकवरी। हर दिन इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बीत जाता था। अनजाने में आइस फ्लेम्स को फ्यूज करने में लगने वाला समय कम होता गया। शुरू में वो दिन में सिर्फ 2 बार ही फ्यूज कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर दिन में 3 बार फिर 4 बार हो गया। 5 महीने बाद जब युनचे अपनी पीक कंडीशन में होता, तो वो दिन में 5 बार तक आइस फ्लेम्स को फोर्सिबली फ्यूज कर सकता था। शुरुआत के मुकाबले फ्यूजन में लगने वाला समय और उसमें खर्च होने वाली एनर्जी दोनों कई गुना कम हो गए थे। इसके अलावा इस प्रोसेस ने उसकी प्रोफाउंड और मेंटल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा टेम्पर्ड कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ब्लू विंड नेशन में। युनचे की मौत की खबर को ब्लू विंड नेशन में 2 साल बीत चुके थे। यह देश पहले ही अफरा तफरी में डूब चुका था और युद्ध की जमीन बन गया था। ब्लू विंड नेशन की कैपिटल ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है। इंपीरियल पैलेस में एक घायल सैनिक चिल्लाते हुए बुरी खबर सुनाता है, न्यू मून सिटी पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। गवर्नर मुरोंग और जनरल जेन हुआई दोनों युद्ध में शहीद हो गए हैं। यहां तक कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के डिसाइपल्स ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो सब भी मारे गए। अब न्यू मून सिटी, ब्लू फायर रीजन, सॉलिड अर्थ टेरिटरी सब उनके हाथ से निकल चुके थे। इस खबर से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर बेचैनी छा जाती है। ब्लू विंड पैलेस चीफ डोंगफेंग स्यू हैरान होकर कहता है, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? न्यू मून सिटी में तो 4 लाख सैनिक तैनात थे। घायल सैनिक ने रोते हुए बताया कि कल डिवाइन फिनिक्स एम्पायर की यूनिट में अचानक डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के 4 टायरेंट प्रोफाउंड लेवल के एक्सपर्ट्स शामिल हो गए थे। उनकी फिनिक्स फ्लेम्स की ताकत के आगे 4 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा मारे गए और आधे से ज्यादा न्यू मून सिटी जलकर राख हो गई। यह खबर सुनते ही वहां मौजूद ब्लू विंड नेशन के सबसे बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए। उनके दिलों में नाउम्मीदी पैदा होने लगी और सबकी निगाहें एम्प्रेस कांग युए पर टिक गईं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।